Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss management accounting. Yes, management accounting आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की बट बिकॉज ऑफ माई बिज़ी शेड्यूल मैं थोड़ा इसको नहीं कर पाई, तो सॉरी फॉर देट। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ ये ध्यान से सुन लो बच्चों। इसके अंदर मैं इम्पॉर्टेंट डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जिस भी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स स्क्रॉल करने के बाद, उसको ढूंढने के बाद किए हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आप लोगों को अभी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं आपको इतना ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये मैंने सोल का डाउनलोड किया है, जितना मेरे से होता जाएगा मैं उसका इम्पोर्टेंट डिस्कस करती जाऊंगी और आप लोग इसको अच्छे से समझते जाना। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये एक तरीके की रिवीजन है जो कि पूरे पेपर की मैं कोशिश करूँगी जितना हो से ज़्यादा उतना मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। नाउ सबसे पहले इसका थोड़ा सा कंटेंट देख लो। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट टॉपिक्स तो पता होने चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? देखो, हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंट्स को मेंटेन करते थे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं कॉस्ट को मिनिमाइज़, एक प्रोडक्ट में कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की बात करते थे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सब का मिक्सचर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मदद करेगा करने के लिए, क्या क्या करने के लिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जैसे कि आपने मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था ना बिजनेस क्लास 12th में, वो पूरी एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नई अप्रोच है जो कि आपको बताएगी। मैनेजमेंट का मतलब दो वर्ड से बना हुआ है, एक मैनेजमेंट और एक अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंट्स को मैनेज करना, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जो कि मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स और टूल्स, टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैनेजमेंट बता दिया और अकाउंटिंग बता दिया। मैनेजमेंट एक तरीके से आपका प्लान करना, पहले की एक्टिविटीज़ को, पहले से ही एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। और अकाउंटिंग के अंदर मतलब आ जाएगा इंफॉर्मेशन जो भी है जो कि एक एंटरप्राइज को सक्सेस तक लेके जाएगी, वो अकाउंटिंग कहलाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, एक पक्की कर लो, कोई भी एक, कि वो प्रेजेंटेशन देता है जो छोटी सी लगे, वो पक्की कर लो कि ये देखो अभी हमें पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो स्टार्टिंग से ही अच्छे से करके चलो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये रॉबर्ट एंथनी ने दी थी, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेचर में आप देखो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, इंटरनल यूज़ देता है, सेलेक्टिव नेचर, ऑप्शनल है और ये रिजिड नहीं होता। सेलेक्टिव नेचर, सेलेक्टिव नेचर मीन्स एक जैसा नहीं रहेगा। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करोगे तो डिसीजन किस तरीके से लोगे आप? डिसीजन में हेल्प करेगा। फिर देखो इसको इन्होंने एलैबोरेट कर दिया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फोरकास्ट करने में। फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि प्लानिंग करोगे तो वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से ही करोगे। इंटरनल यूज़, क्योंकि ये मैनेजमेंट है तो ये आउटसाइड का मटेरियल नहीं है, ये एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, ये इंटरनल पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेलेक्टिव नेचर मीन्स अल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग में जब ये हेल्प करता है तो here selective means in management accounting a management accountant is only collect those data, वो डेटा को कलेक्ट करेगा जो कि उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ऑप्शनल, ऑप्शनल भी हो सकता है। ऑप्शनल एज देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ प्योरली वॉलेंटरी इन नेचर। वॉलेंटरी इन नेचर मीन्स जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्जी से किया जाता है, वॉलेंटरीली, नॉट रिजिड, एक जैसा नहीं रहेगा, चेंजेस आएंगे।
ऑब्जेक्टिव्स में देख लो मैनेजमेंट के, क्योंकि पता है एक क्वेश्चन तो पक्का बनना ही बनना है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा या फीचर पूछेंगे या मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो। एक क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब इसको ये मत क्रिटिसाइज़ करने लग जाना कि मैम आपने बोला था और नहीं आया, ठीक है। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग, क्लासिफाइंग, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेटिंग, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, प्लानिंग के लिए मदद करता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, इंटरनल कंट्रोल भी बहुत अच्छा होगा और एफिशिएंसी वगैरह अच्छी होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफाइंग, ये हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी। टूल्स क्या क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो हमने टूल्स, ये छोटे छोटे टूल्स हमने कहीं ना कहीं 12th क्लासेस में भी पढ़े हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस पढ़ा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये कुछ टूल्स भी याद रख लो, ये कुछ टूल्स होते हैं, ये चैप्टर्स भी हैं आपके इसके अंदर कुछ कुछ, तो वो क्या करेगा आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में टूल्स पूछेंगे तो आप बता देना कि फाइनेंशियल प्लानिंग या स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। फंड फ्लो एक तरीके से वर्किंग कैपिटल का रोल प्ले करता है। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या होती है, देखो एक तो ये इवैल्यूएशनरी स्टेज पे किया जाता है। इवैल्यूएशनरी स्टेज का मतलब है कि मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है वो कंपेयर किया जाता है न्यू डिसिप्लिन, उसके रूल्स प्रिंसिपल्स के साथ। अ लॉट रिसर्च की जाती है इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए, और जब बहुत सारी रिसर्च वगैरह की जाएगी तो उसके अंदर टाइम की वेस्टेज और कॉस्टली दोनों ही होंगे। फिर ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन को ये इन्वॉल्व नहीं करते। ये कहते हैं कि चेंजेस नहीं होते, जो पास्ट का इन्फॉर्मेशन है ना वही यूज़ हो रही है। अपोजिशन टू चेंज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिमांड्स अ ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स डिमांड्स अ चेंज और ऑफ एटीट्यूड एंड एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय। नए एम्प्लॉय को अपोजिशन मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। वाइड कवरेज, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर वाइड नॉलेज, कोई भी ऐसे ही उठ के मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकता, तो इसमें नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, तो ये इसकी एक तरीके से लिमिटेशन है। मैनेजमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्लेस नहीं कर सकता मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ओनली एन एडवाइज़र टू द मैनेजमेंट और नेसेसरी डेटा प्रोवाइड करता है। ये सब्जेक्टिव है, देयर इज़ एवरी पॉसिबल ऑफ पर्सनल बाइस। जो सब्जेक्टिव होता है बच्चों उसमें पर्सनल बाइसनेस का, बाइस्ड होने का चांसेस बढ़ जाती है, जिससे ऑब्जेक्टिविटी लॉसेस होती है। अच्छा 3 पार्ट मैंने बता दिया आपको। फाइनेंशियल के अंदर हम लोग प्रॉफिट और लॉस बनाते थे, ट्रेडिंग, P&L, ठीक है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात होती थी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग की बात होगी, किसकी, मैनेजमेंट की। उसके बाद देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस दे रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्क्लोज करना, और यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन एम है प्लान बनाना, एक गोल सेट करना। ये एक्सटर्नल कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ये कौन यूज़र्स इस्तेमाल करता है, शेयर होल्डर्स मीन्स एक्सटर्नल यूज़र्स, और जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंटरनल यूज़र करता है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ये किसी एक्ट के थ्रू है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है, इसके खुद के रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं। ये कंपलसरी कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी है क्योंकि भाई लॉ कहता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है। रिजिड, रिजिड कौन सा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। अब ये कुछ रूल्स पे बेस्ड होता है, जब रूल्स पे बेस्ड होगा तो वो रिजिड होगा, और यहाँ पे बोल रखा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाउंडेड नहीं होती, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। हिस्टोरिकल बेस्ड कौन सा होता है, फाइनेंशियल अकाउंट डेटा इज हिस्टोरिक इन नेचर, इट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज बिजनेस इवेंट लॉन्ग आफ्टर दे हैव टेकन प्लेस। और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचरिस्टिक की होता है नेचर के अंदर, तो इट एनालाइजेज द इवेंट एज दे टेक प्लेस एंड ऑल्सो, मतलब जब जब होता रहता है तब तब हम इसको नोट करते रहते हैं। पीरियोडिसिटी, ये ईयर टू ईयर बनाया जाता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंट वीकली
या मंथली इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली मॉनिटरी बेस्ड है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है। स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट बनती है हमने डिस्कस कर लिया। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट्स बनती है, जैसे इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड जॉब्स। पब्लिकेशन एंड ऑडिट, दीज अबव मेंशन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश फॉर जनरल यूज़। जो पब्लिकेशन होती है ये जनरल यूज़ के लिए होती है, जबकि ये रिपोर्ट इंटरनल यूज़ के लिए होती है। जैसे कि आप MOA और AOA में कर लो, तो AOA इंटरनल यूज़ के लिए किया जाएगा और MOA आपका बाकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट मत करना, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज इन्हेंसमेंट मैं ये बता रही हूँ कि MOA जो होता है वो एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए होता है, और जो AOA होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन को बताता है। अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की एलोकेशन के लिए किया जाता है, उसकी कंट्रोल के लिए, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग करना, किसमें, मैनेजमेंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न मेनली विद असिस्टिंग इन मैनेजमेंट फंक्शन एंड डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कनेक्टेड है, वो फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों से कनेक्टेड है। फिर इवोल्यूशन में कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है उससे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग लिमिटेशन है उससे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया। इसके अंदर जो अप्रोचेस यूज़ होती है वो नैरोअर है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अप्रोच यूज़ होती है वो ब्रॉडर है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में, जबकि मैनेजमेंट इंटरनल प्रोसेस की बात करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इंस्टॉलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो हम विदाउट मैनेजमेंट कॉस्टिंग। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेटा प्रोवाइडेड, ये हमने कर लिया। इंस्टॉलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग लोअर लेवल पे आता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हायर लेवल पे आता है। टेक्निक कौन कौन सी यूज़ होती है इसमें, वेरिएबल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालाइज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये टेक्निक्स। हिस्टोरिकल कौन सी है, कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली हिस्टोरिकल होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए की जाती है। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना। अच्छा, इसमें कुछ टेक्निक्स आती है कॉस्ट कंट्रोलिंग की, बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, देखो जितने भी कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल, वो रेशियो एनालिसिस, मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब कंट्रोल हैं किसको, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की भी बात की गई थी। और फ़ायदे क्या क्या हैं, अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे तो रिसोर्सेज अच्छे हो जाएंगे, प्राइजेज रिड्यूस हो जाएंगे, और ये मार्केट के अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कॉस्ट रिड्यूस करना, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कॉस्ट कटिंग करना, और कॉस्ट रिड्यूस का मतलब किसी तरीके से कॉस्ट को प्रोडक्ट में से एलिमिनेट करना। देयर आर वेरियस टेक्निक यूज फॉर कॉस्ट रिडक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है, वैल्यू एनालिसिस है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आ जाएंगे आपके कॉस्ट रिडक्शन के मेथड। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, ये कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाती है, कॉम्पिटिटिव एज है, ये आप सारे फ़ायदे लिख सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन, कंपैरिजन दे दिया, वही दोनों चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। कॉस्ट की मैनेजमेंट, जब आप कॉस्ट को मैनेज करके चलते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कॉस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी नई टर्मिनोलॉजी है जो कि मैनेज करती है कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो बताती है टू डिस्क्राइब द अप्रोचेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर।
मैनेजर को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताती है, कंट्रोल किस तरीके से कॉस्ट को किया जा सके, कॉस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाई जा सके, कॉस्ट में ग्रोथ आए, ग्रोथ को बताया जाए, कॉस्ट रिड्यूस हो, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो कॉस्ट का, ये सब आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है। अब देख लो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, ये क्या टॉपिक है, यूनिट कौन सी शुरू हो गई, यूनिट 2 शुरू हो गई। देखो नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग लाइक जॉब, उसकी तरह नहीं है जैसे बैच कॉस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, उसकी तरह नहीं है ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में हम हेल्प करते हैं। प्रायर नॉलेज आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, और वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है, अगर आप यूज़ कम करोगे या ज़्यादा करोगे उसके बेसिस पे, जैसे कि रूम की इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा ख़त्म होएगी, कम यूज़ करोगे तो कम ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप रूम के रेंट की बात करते हो तो वो फिक्स्ड है, वो सेम ही रहने वाला है। तो पहले इन्होंने फॉर्मूले की बात कर ली, कह दिया कि ये वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं, सब फिक्स्ड, जितनी भी यहाँ पे डायरेक्ट है वो सारी फिक्स्ड हो गई। वेरिएबल जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो कॉस्ट पर यूनिट है वो वेरी करता है। वेरिएबल कॉस्ट जो कि हम यूनिट वाइज वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है, और फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट वाइज चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन टेक प्लेस, वेरिएबल कॉस्ट तभी होता है जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जीरो लेवल पे भी होता है। अगर आप उस रूम में रह रहे हो, नहीं रह रहे, आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। अगर आप उस पर रेंट पे हो, मान लो सुबह से शाम तक आप जॉब करते हो और रात में आते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका रूम का रेंट सिर्फ नाइट वाइज देना पड़ेगा, आपको रूम का रेंट पूरा देना पड़ेगा, चाहे आउटपुट ज़ीरो हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर प्रोडक्शन होती है तभी दोगे। वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट कहते हैं, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड रिलेटेड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर देखो प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, क्या बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड एज एन असेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। प्रोडक्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि जो पीरियड कॉस्ट है उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, असेट और एक्सपेंस दोनों की तरह, समझ लो। प्रोडक्ट कॉस्ट को असेट और जो आपका एक्सपेंस है दोनों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो पीरियड कॉस्ट है उसको सिर्फ आप कैसे ट्रीट करते हो, एक्सपेंस की तरह। फिर मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जब कॉस्ट को हम बेसिस पे बांट देते हैं। these costs are apportionate on the basis of traceability of cost into direct versus indirect cost। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब हम डालते हैं तो वो कहलाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जबकि यहाँ पे 3 कॉस्ट हो गई, कौन कौन सी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। देयर कैन बी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 2 कैटेगरी हो गई इसके अंदर भी, वेरिएबल और फिक्स्ड। जबकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स्ड होती है, इसीलिए उसको पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक नॉन कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल टेक्निक है कॉस्ट असर्टेनमेंट की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट को चार्ज किया, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन। फिक्स्ड वेरिएबल सारे खर्चों को जोड़ दिया तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बन जाएगा। इसको फुल कॉस्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं क्योंकि सब कुछ कवर होता है। इसके अंदर अंडर और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आ जाता है। अंडर का मतलब होता है जितनी हम प्रोडक्शन होता है उससे कम लेके चलते हैं तो वो अंडर, और उससे ज़्यादा लेकर चलते हैं तो ओवर।
अब देखो इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी दे दी, उसके बेसिस पे बताया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ये जाता है, चार्ज किया जाता है कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और इसको चार्ज किया जाता है एज एन एक्सपेंस। और जितने भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं उसको चार्ज किया जाता है एज एन एक्सपेंस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जितनी भी कॉस्ट होती है, ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फंक्शनल बेसिस, एज प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इन्होंने कैटेगरी बना दी, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की कैटेगरी बना दी, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सारे के सारे जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, उनको ट्रीट किया जाता है एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड हैंस आर चार्ज टू ऑपरेशन और प्रोडक्ट। जितनी भी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग है और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट हो गई, सेलिंग कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, उसको नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए लिखा जाता है। देयर में भी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड का हो सकता है, अंडर और ओवर बता दिया मैंने कैसे। फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी चार्ज ऑन एक्चुअल बेसिस, फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक्चुअल बेसिस पे बांटते हैं, और या तो एक्चुअल बेसिस पे या तो पहले ही डिसाइडेड होता है नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। अब ये आ गई आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें डायरेक्ट सारी एक साथ हो गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड परचेज आ गई, इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अंडर एब्जॉर्प्शन फ़ायदा होता है इसलिए ऐड करते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन लॉस होता है इसलिए इसको लेस करते हैं। उसके बाद आते हैं तुम्हारे वेरिएबल खर्चे, वेरिएबल खर्चे के बाद फिक्स्ड खर्चे एंड देन नेट प्रॉफिट आ जाता है आपका। दोबारा से एक बार देखो, सबसे पहले डायरेक्ट चीज़ें आ गई वेरिएबल की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। उसके बाद निकलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, लेस कर दो, क्या क्लोजिंग स्टॉक, तब निकलता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें से ऐड कर देते हैं हम, ऐड करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, लेस कर देते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ऐड करते हैं उसमें वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जैसे कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, पता नहीं कितना पढ़ा होगा, लेकिन कॉस्ट शीट की तरह ही लगभग इसका जो हेड होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसी की तरीके का होता है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, डिफरेंशिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रख लो, इन सब के नाम है ये। इसमें देखो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, यही पहले की तरह लिख दिया इन्होंने। फिर वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू, यहाँ पे दो कैटेगरी बांटी हुई है, कौन कौन सी? फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बांटा जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डन एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है आपका वेरिएबल कॉस्टिंग। फिक्स्ड कॉस्ट, एज फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड की कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन की कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और कंट्रीब्यूशन, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, किस किस के बीच में? सेल्स वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो आप लोगों ने पता नहीं ये फॉर्मूला जब आप पढ़ते हो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका क्या आता है? EBIT आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये बात की गई है इन्होंने। फिर उन्होंने बोला एडवांटेजेस मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं? ये सिंपल होती है, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है, प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करती है, इसमें कोई भी अंडर ओवर का चक्कर नहीं है, तो वो इजी पड़ता है। रिलेशनशिप इजी होता है क्योंकि प्रोडक्शन के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने में ब्रेक इवन एनालिसिस का डायरेक्ट फ़ायदा होता है इसमें। अपार्ट फ्रॉम द अबव न्यूमरस मैनेजरियल डिसीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ मैनेजर। अब देखो, हम इसके बेसिस पे, मार्जिनल अकाउंटिंग के बेसिस पे ना काफ़ी सारे डिसीजन ले सकते हैं, जैसे मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन, ये खरीदना है नहीं खरीदना, फॉरेन मार्केट में जाना है कि नहीं जाना,
किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है नहीं करना, क्या सेलिंग प्राइस की अलग अलग कंडीशन होनी चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट को बदलना है नहीं बदलना, यूटिलाइजेशन हमारी मशीन आर का जो भी जितने भी घंटे मशीन वगैरह यूज़ हो रही है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, दूसरे चॉइसेस में जाना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, शट डाउन करना है कि नहीं करना, मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ नुकसान क्या क्या हैं, एनालिसिस डिफ़िकल्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट डिफ़िकल्ट हो जाती है यहाँ पे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नहीं होता तो उसकी वजह से हमें एक्चुअल नहीं पता चल पाता, प्रॉफिट को फ़र्क पड़ता है, द एक्सक्लूजन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये मिसलीड कर सकता है क्योंकि क्या होता है जब हम अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये एक्चुअल नहीं दिखाता तो ये प्रॉफिट को कम दिखाता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट को नहीं देखा जाता। इग्नोर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट कितनी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है वो नहीं होता, और इसमें नो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं होता। सेल्स में से वेरिएबल खर्चे माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस आता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर देख रहे हो आप उस टाइम पे ऐड करते थे हम, अंडर एब्जॉर्प्शन लेस करते थे ओवर एब्जॉर्प्शन, वो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली ऐड कर दिया वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल ओवरहेड, और यहाँ पे लेस कर दिया जितने भी फिक्स्ड खर्चे थे। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर रिकन्सिलेशन की जाती है जो कि वहाँ पे नहीं किया, तो ये हम बनाते हैं, ये प्रॉफिट जितना आया उसमें हम ऐड कर देते हैं फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि क्लोजिंग स्टॉक से आए थे, और लेस कर देते हैं हम क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और उसके बाद निकल जाता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, मतलब डिफरेंस क्या है, फ़ायदे और नुकसान तो हमने पढ़ लिया, डिफरेंस क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता था प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड एंड वेरिएबल खर्चों की तरह जोड़ा जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड के साथ, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे जो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ट्रीट किया जाता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल खर्चे होते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो पीरियड कॉस्ट होती है उसके अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ट्रीट किया जाता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सारे के सारे फिक्स्ड खर्चों को देखा जाता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स को ट्रीट करते हैं टोटल कॉस्ट की तरह, जबकि स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट, इसके अंदर टोटल को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल को करते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन, इसमें से सेल्स डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट, इसमें सेल्स रिवेन्यू कितनी ज़्यादा है, मतलब सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन निकलता है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। ओवर एंड अंडर का केस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है, इसमें नहीं होता। और बेसिस ऑफ मार्जिन मैनेजेरियल डिसीजन आर बेस्ड ऑन, इसमें टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे होती है जबकि इसमें कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होती है। डिफरेंस इन प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आप लोग कर लेना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस। ये हो गया भाई सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट। अब आप लोगों को इतनी जल्दी मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करना, तभी नेक्स्ट पार्ट मैं अवेलेबल करा दूंगी जल्दी से, और पता लगे मैं पढ़ा रही हूँ जल्दी और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरी मेहनत भी वेस्ट और आप लोगों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। चलो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, जितना जल्दी आप लोग कमेंट सेशन में मेंशन करोगे उतना जल्दी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एज मोर पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।